नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था। यहां पर आप देख सकते हो, ये बोला गया है कि वर्स्ट इज ओवर फॉर इंडियन इकोनॉमी। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो एकदम खराब फेज था वो निकल चुका है विथ इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ, और आगे आने वाले समय में यहां पर हम पॉजिटिव ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और वर्ड का इस्तेमाल किया गया था आरबीआई के द्वारा, और वो है वी शेप्ड रिकवरी। यहां पर आप देख सकते हो इकोनॉमिक रिकवरी इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। कहने का मतलब है जो अगला 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022। तो इसमें बोला गया है आरबीआई के द्वारा कि वी शेप्ड रिकवरी होगी, लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है वैक्सीन शेप्ड रिकवरी। तो ध्यान रखिएगा, यूजुअली हम क्या कहते हैं, वी शेप्ड का मतलब कि अचानक से हमारी जीडीपी ग्रोथ नीचे गई, 23.9% कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, लेकिन इसको हम वी शेप्ड कहते हैं कि अचानक से ऊपर चली जाए। लेकिन यहां पर आरबीआई कह रही है वैक्सीन शेप्ड रिकवरी कर्व हो सकता है हमारे इकोनॉमी का। तो इसका अर्थ क्या है, यहां पर प्रेजेंट स्टेटस क्या है इकोनॉमी का, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर समझते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया है, इसको याद रखना, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी 2020 रिपोर्ट। यहां पर आप देख सकते हो कि आरबीआई बुलेटिन जनवरी 2021 का, यहां पर 4 आर्टिकल्स पब्लिश किए गए थे। द 4 आर्टिकल्स, यहां पर अलग अलग आर्टिकल्स हैं। उसमें जो पहला आर्टिकल था वो था आपका स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, और इसी के अंदर यहां पर वी शेप्ड की बात कही गई है, जहां पर वी का मतलब है वैक्सीन। तो यहां पर वी शेप का मतलब क्या कहना चाह रहा है आरबीआई, इससे कह क्या रही है, समझाना क्या चाह रही है। तो देखिए, आरबीआई का यहां पर कहना है कि भारत ने 16 जनवरी को सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किया। आई एम श्योर अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आप एक तरह से कह सकते हो कि वैक्सीन जो है भारत में लगाया जाएगा। तो यहां पर जो भारत वैक्सीन लगा रहा है, इसको भारत में क्या है कि कंपैरेटिव एडवांटेज है। तब जब मैं कहता हूं कि वैक्सीनेशन में भारत को कंपैरेटिव एडवांटेज है, इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। एक तो सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर आप देखोगे विश्व में, वो कहां प्रोड्यूस होती है, भारत के अंदर प्रोड्यूस होती है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 50% से ज्यादा वैक्सीन, पूरा जो प्रोड्यूस होता है उसका 50% से ज्यादा अकेले भारत के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो एक तो ये एडवांटेज हो गया कि हमें वैक्सीन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट हम तो काफी जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग देशों में फ्री में भी दिया है हमने कई सारे अपने नेबरिंग कंट्रीज को। तो एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा यहां पर एडवांटेज है दोस्तों, हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बड़ा है। हमने जिस तरह का पोलियो ड्राइव चलाया था, मीजल्स ड्राइव चलवाए थे, इन सभी में हमारा इतना ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो रखा है, जिसकी वजह से भारत को अन्य देशों के मुकाबले काफी अच्छा कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो यहां पर आरबीआई ये कह रही है कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, अगर भारत अन्य देशों के मुकाबले यहां पर इसमें सक्सेस पा लेता है, तो जो हमारा टिल्ट है रिस्क का, वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहां पर हमारा रिकवरी अन्य देशों के मुकाबले बेटर होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिकवरी वी शेप्ड होगा, मैं ये कह रहा हूं कि वी वैक्सीन शेप्ड होगा। कहने का मतलब कि अगर हम वैक्सीनेशन में सक्सेस पा लेते हैं, जो कि ऐसा लग रहा है जिस तरह का कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो अन्य देशों के मुकाबले हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो यही कहना चाह रहा था आरबीआई, जो रिपोर्ट इसने पब्लिश किया है। और यहां पर आरबीआई का कहना है कि जो ब्राइट स्पॉट्स हैं, जो अच्छा करेंगे, वो है आपका ई कॉमर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजीज। आई एम श्योर ये भी आपको पता ही होगा, जिस तरह का हालात रहे हैं, पिछले काफी समय से लॉकडाउन लगा हुआ था, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, ई कॉमर्स हैं, ये इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और यहां पर बताया जा रहा है कि हम रिकवर तो करेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि प्री पैंडेमिक के फेज में जिस तरह का लेवल था, हम वैसे ही अचानक से रिकवर कर जाएंगे, ये सोचना भी गलत होगा, ऐसा आरबीआई कह रही है। तो इसका मतलब, वी का मतलब ऐसा मत ले लेना कि बहुत तेजी से हम यहां पर ग्रो करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि जो हमारी इकोनॉमी थी, वो अचानक से 4% के आसपास के ग्रोथ के आसपास से अचानक से Q1 2020-21 में यहां पर हम गिर गए और -23.9% पर आ गए थे। और जो दूसरा क्वार्टर का फिगर है, आपको पता होगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 7.5%। मतलब हम धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, वी शेप आपको दिख रहा हो, लेकिन
इतना भी बड़ा वी शेप हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है इस पूरे वर्ष का अगर एवरेज अगर हम देखेंगे तो एटलीस्ट 8 से 9% बताया जा रहा है कि यहां पर हमारी कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं, हो सकता है और बेटर कर ले हम -7.5 या -8 तक आ जाए, जो कि एक अच्छी बात होगी जिस तरह का Q1 में हमें देखने को मिला था। दूसरा यहां पर आरबीआई ने कहा है जापानिफिकेशन के बारे में। देखिए एग्जाम में इस तरह के वर्ड डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, स्पेशली मेंस और कहीं कहीं पर भी। तो जापानिफिकेशन का क्या अर्थ है जो आरबीआई कहना चाह रही है? इसका यह कहना है कि जो एडवांस्ड वर्ल्ड है, जो डेवलप्ड देश हैं, वो कहीं ना कहीं जापानिफिकेशन के दौर से गुजर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, देखिए ये जो सदी की शुरुआत हुई थी, 21st सेंचुरी की शुरुआत हुई थी, ये जापान में कुछ प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हुआ यहां पर कि डिफ्लेशन उसको देखने को मिला। अब याद रखिएगा, अक्सर लोग सोचते हैं कि इन्फ्लेशन खराब होता है, मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ऐसा हमारा माइंडसेट है। देखिए खराब होता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाए खराब होता है, लेकिन जितना डेंजरस डिफ्लेशन होता है दोस्तों, उससे खराब कुछ नहीं हो सकता, लेट मी टेल यू। क्योंकि एक बार डिफ्लेशन स्टार्ट हो गया तो इकोनॉमी कितना नीचे जाएगी आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। आप ग्रेट डिप्रेशन के समय का अंदाजा आप लगा सकते हो। तो डिफ्लेशन का सिंपल अर्थ ये हुआ कि प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, तो यहां पर लोग खरीदते नहीं है सामान। क्यों नहीं खरीदते हैं? क्योंकि उनको लगता है मैं फ्यूचर में खरीद लूंगा, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर कल फिर और नीचे दाम गिर जाए, तो कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं होता। तो एक सर्कल में फंस जाते हैं हम लोग, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटीज नहीं हो पाती हैं, और इसी को कहा जाता है जापानिफिकेशन। क्योंकि इसकी शुरुआत जापान में इस सदी के स्टार्टिंग में हुई थी, क्योंकि वहां पर डिफ्लेशन आ गया। वहां की जो सेंट्रल बैंक है वो कोशिश कर रही थी कि लगातार वहां पर पैसे पंप इन किए जाएं, लिक्विडिटी दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ असर नहीं हो रहा था, ग्रोथ अच्छा नहीं हो पा रहा था, और इसी के लिए इसको कहा गया जापानिफिकेशन के नाम से। इकोनॉमी के अंदर हम इसको समझते हैं। तो यहां पर एडवांस्ड वर्ल्ड के अंदर जापानिफिकेशन जैसा सिचुएशन देखा जा सकता है, ऐसा आरबीआई का कहना है। इसके अलावा यहां पर आरबीआई कह रही है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, हमारे जैसे इकोनॉमीज हैं, वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर फाइनेंशियल मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि स्पेशली हमारे देश के अंदर जो पोर्टफोलियो इनफ्लोज है, जो एफडीआई है, आपने देखा होगा वो रिकॉर्ड स्तर पर आ चुका है। जहां तक ट्रेड की बात है तो हमारे देश के अंदर ट्रेड अब बेहतर हो रहा है, क्योंकि कोविड के समय तो ट्रेड उतना हो नहीं रहा था। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितना ज्यादा धीरे धीरे बेटर होगा, इकोनॉमी हम रिकवर कर सकते हैं। और जो करंट अकाउंट सरप्लस हमें देखने को मिला था वो हटेगा। देखिए करंट अकाउंट सरप्लस अगर आ रहा था, कई लोग सोचते हैं अच्छा होगा, लेकिन इसका एक इंडिकेशन ये होता है कि इकोनॉमी नीचे जा रही है। करंट अकाउंट सरप्लस कब होगा? जब हम ज्यादा हम इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। लेकिन करंट अकाउंट सरप्लस हमारा तब हो रहा था दोस्तों जब हम इंपोर्ट कर ही नहीं रहे थे, इंपोर्ट हमारा एकदम नीचे चला गया था। इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड नहीं है। अगर हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो डिमांड नहीं है, डोमेस्टिक में डिमांड नहीं होगी तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा? तो ये इकोनॉमी के लिए खराब होता है एक तरह से। तो यहां पर करंट अकाउंट सरप्लस धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ऐसा आरबीआई कह रही है। इसके अलावा अगर हम अगले वित्तीय वर्ष की बात करें 2021-22 की, तो यहां पर जो पहला हाफ होने वाला है उसमें आरबीआई का कहना है कि इकोनॉमी रिकवरी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन आंकड़ों के टर्म्स में स्टैटिस्टिकल सपोर्ट होगा। देखिए स्टैटिस्टिकल सपोर्ट क्यों कह रही है आरबीआई? क्योंकि बेस ईयर इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि पिछला ये जो हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है अभी, अप्रैल से लेकर सितंबर, ये जो 6 महीना है दोस्तों, इसमें इकोनॉमी हमारी ऑलरेडी बहुत नीचे आ गई थी। 23.9% की गिरावट, फिर सेकंड क्वार्टर में 7.5% की गिरावट। तो ऑलरेडी इतने नीचे आ चुके थे हम। तो अगला जो हमारा हाफ ईयर होने वाला है, ये वाला नया वाला अप्रैल 2021 से लेकर सितंबर 2021, ये हमें आंकड़ा अच्छा देखने वाला है। हो सकता है कि 8%, 10%, 12% ऐसा भी दिख जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्री कोविड लेवल के पहले चले गए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी पिछले साल नीचे गई थी। तो ऐसा आरबीआई का कहना है कि स्टैटिस्टिकल सपोर्ट की वजह से यहां पर हमें बेनिफिट होगा और कंजम्पशन ड्रिवन होगा। मतलब आपने देखा होगा अभी तक सरकार काफी खर्च कर रही थी, क्योंकि सरकार ही एक बची थी जो कि थोड़ा सा खर्च उसने बढ़ाया था। बाकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंजम्पशन एकदम नीचे चला गया था। तो यहां पर कंजम्पशन अब ड्रिवन होने वाला है, क्योंकि अब वापस इकोनॉमी रिकवर कर रही है और लोग खर्च करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा। इसके अलावा आरबीआई का यह भी कहना था कि एग्रीकल्चर अच्छा परफॉर्म कर रही है। 2020 में आपने देखा था किस तरह से एक एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर था जिसने सपोर्ट किया हुआ था इकोनॉमी को। और यहां पर जिस तरह के न्यूज सामने आ रही है कि आरबीआई का जो सरप्लस होने वाला है, बंपर क्रॉप होने वाले हैं, तो यह भी एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा लास्ट में आरबीआई ने यह भी कहा कि भारत जो है वो वर्ल्ड लीडर है वैक्सीन के टर्म्स में, तो इसमें हमें एडवांटेज लेना चाहिए। एडवांटेज क्या है दोस्तों? एडवांटेज ये है कि जो फार्मा एक्सपोर्ट्स है उसका हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको बेनिफिट मिल सके और ज्यादा हम एक्सपोर्ट में ध्यान दे सकें। और यहां पर आरबीआई ये कहना चाहती है, कई सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, आपने देखा होगा उनके पास काफी सारा पैसा हो गया है, क्योंकि आरबीआई ने आपने देखा होगा कि काफी पंप पुश किया है पैसे को मार्केट के अंदर। आपका बहुत सारे
रिलीज किए हैं पैसे को, ताकि कोई कमी ना रहे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करें। लेकिन इसका एक परिणाम ये रहा है कि बहुत सारे पैसे आइडल पड़े हुए हैं बैंकों के पास, ठीक है। तो बैंक से वो पैसा किस तरह से हम यहाँ पर जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं हमारे इकोनॉमी के, जैसे फार्मास्यूटिकल हो गया, जिनको जरूरत है, जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको इधर से डाइवर्ट करके अच्छे प्रोडक्टिव सेक्टर्स में लगाएं, ताकि आगे चलकर जो पैसा इस समय हो रखा है मार्केट के अंदर वो खराब ना हो जाए। क्योंकि अगर पैसा आइडियल पड़ा रहेगा तो एक तरह से प्रेशर क्रिएट कर सकता है हमारे बैंकों के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो आरबीआई ने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फार्मा के अंदर, उसमें क्या हम पैसा लगा सकते हैं, तो प्रोडक्टिव सेक्टर में पैसा लगाने की आवश्यकता है। तो ये है दोस्तों आपका पूरा जो आरबीआई ने बताया है वी शेप्ड रिकवरी के बारे में। और जाने से पहले यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है, इन तीन में से कौन कौन से इंस्टीट्यूशन डायरेक्ट क्रेडिट देते हैं रूरल हाउस होल्ड्स को। ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसको। रूरल हाउस होल्ड्स को डायरेक्ट क्रेडिट दिया जाता है कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तीन ऑप्शन है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ आप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।